अस्सलाम वालेकुम जी। आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन में बेशक देख लें कि मोस्टली जो आज हम कवर करेंगे वो क्रोमियम रीएजेंट है। क्रोमियम अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होता है और इसकी एप्लीकेशन किन स्पीशीज़ को, किन कंपाउंड्स को कवर करती हैं। तो मोस्टली ये OH बॉन्ड्स को, जो कि लाइक OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, तो इनको ये नेक्स्ट ऑक्सीडेशन लेवल के ऊपर कन्वर्ट कर देता है एंड माइट भी ओवर ऑक्सीडेशन हो सके। वो सारी सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे। खैर, लेकिन जो ब्रॉडली क्रोमियम की एप्लीकेशन है वो अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे वो कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन्स हों या कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, राइट। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो इवन एक्टिवेटेड मिथाइलिनिक पार्ट होता है CH2, उसको डायरेक्ट भी ये कर सकता है, लेकिन है वो थोड़ा एडवांस लेवल है। मैं उतनी ज़्यादा एग्जांपल्स में आपको नहीं लेके जाऊंगी, बेसिक अभी आप खाली समझ लें कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, पहले इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इन कंपाउंड्स के अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। ये वाला कार्बन एक ही और कार्बन के साथ अटैच्ड है। जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन की तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन और कार्बन का पहले सिंगल बॉन्ड था, अब वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ओवरऑल इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एडिशन हुई है। ऑक्सीजन की एडिशन के सेंस में हुई है, ऑक्सीजन तो पहले भी था और अब भी है। पहले वो सिंगल बॉन्ड से था और अब वो डबल बॉन्ड से हो गया। और हमने ये बात लास्ट टाइम स्टडी की थी कि जब कभी भी आप बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज कर रहे होते हो तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही होती है। इसकी रीजंस मैंने तब बताई थी, आई एम नॉट गो बैक इनटू दैट डिटेल। इसी तरह से अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते? इनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा और एल्डिहाइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी हम देखेंगे कि इसका रोल क्या होता है फिर मैकेनिज्म के अंदर। लेकिन अभी के लिए जब एल्डिहाइड बन जाता है तो एल्डिहाइड के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा स्ट्रॉन्ग किस्म का, तो वो फिर इस स्टेज पे नहीं रोकेगा। अल्कोहल से एल्डिहाइड्स पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बल्कि एल्डिहाइड से आप देखोगे कि फर्दर हायर ऑक्सीडेशन स्टेज जो कार्बोक्सिलिक है वो अचीव हो जाती है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन यूजिंग क्रोमियम 6 रिएजेंट। अब हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि क्रोमियम 6 के जो रिएजेंट्स होते हैं ये किस तरह से एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। तो देखें, क्रोमियम अपनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्रोमियम 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, फाइन। लेकिन इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ऐसी कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होगी जहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और इट्स सेल्फ रिड्यूस होगा। इट्स सेल्फ रिड्यूस होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन तब होंगे जब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी ये 6 या हायर चार्ज के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो हायर चार्ज का मतलब होता है कि इसने बहुत से इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, राइट। पीछे प्रोटॉन ज़्यादा आ गया तो चार्ज ज़्यादा आ गया। फिर ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मैं लूँ, ठीक है। तो फिर ये अपनी क्या काम करता है, खुद की रिडक्शन कॉज करवाने की कोशिशों में होता है और अपनी रिडक्शन के लिए इसको किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन कॉज करवानी पड़ेगी। क्यों? कोई दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो ये गेन करेगा, तो लूज का मतलब ये ऑक्सीडेशन होता है। तो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा और अपनी रिडक्शन। खैर, इससे रेलिवेंट मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जिसके अंदर अच्छी है, मैंने वैसे रैंडमली यूट्यूब पे सर्च की थी, तो उसके अंदर शायद आप लोगों को ये बात क्लियरली वहाँ से समझ आ जाए, अगर यहाँ से नहीं आ रही है तो। अच्छा, अब देखें, क्रोमियम 6 के अंदर जब हम लोग यूज़ करें तो क्रोमियम इट्स सेल्फ ट्रांजिशन मेटल है, ये फ्री स्टेट के अंदर नहीं होता। इसने अपने डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स बनाए हुए हैं। तो उस सॉल्ट के अंदर वो उसकी नेचर कैसी है, अकॉर्डिंग टू दैट क्रोमियम अपनी
मतलब आप कह सकते हो कि जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। किसी जगह पे ये बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रहा होता है फुल फ्लेज्ड फॉर्म के अंदर, और कुछ के अंदर इसकी एक्टिविटी स्लाइटली कम हो जाती है। आप देखोगे कि उसके अंदर हम XYZ कंडीशंस को चेंज करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम क्रोमियम को एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं by using its different salts and by using the different combination of reagents and solvents and that stuff fine। तो ओवरऑल जब कभी भी क्रोमियम 6 के अंदर प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन के दौरान ये क्रोमियम 3 के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। खुद ये 3 के अंदर जा रहा है, मतलब कि इसकी हो रही है रिडक्शन, और जो स्पीशी होगी जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा होगा उसकी करवाएगा ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, इनमें से ही आप कोई दो चीज़ें यूज़ करोगे, और आपने क्रोमियम 6 के अंदर का कोई भी रिएजेंट यूज़ कर लिया है फाइन, तो ओवरऑल आपको रिजल्ट मिलेगा इधर कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव स्टार्टेड विद। और प्लस एक चीज़ आपको हमेशा श्योर मिलेगी, वो होगा क्रोमियम 3 रिएजेंट फ्रॉम क्रोमियम 6। अब जो क्रोमियम के हम लोग सॉल्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं 6 के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? वो एक होता है क्रोमेट और एक होता है डाइक्रोमेट, दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं फाइन। अब देखें हम इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, यहाँ पर इनकी प्रिपरेशन गिवन है। आपने क्या काम करना है, सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। या हम लोग इसके अलावा डायरेक्टली क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी ले सकते हैं। इनमें से आप जो भी ले रहे हो इसको हम लोगों ने एक्वस सोल्यूशन के अंदर डालना है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, मतलब आप सल्फ्यूरिक एसिड लो या एसिटिक एसिड हो, लेकिन उसके अंदर वाटर होना चाहिए, डाइल्यूटेड फॉर्म में होने चाहिए इन शॉर्ट। और उसके अंदर आप इनमें से जो भी सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हो या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, हम उनको ऐड कर देते हैं। इस एडिशन के बाद एक आपको मिक्सचर सा मिलता है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत सी क्रोमियम 6 की स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी प्रेजेंट हो सकती हैं, यहाँ पर देखें। जब आपने ये मिक्सचर यूज़ किया तो यहाँ पर एक आपको क्रोमेट की कुछ स्पीशीज़ मिलेंगी, एक आपको डाइक्रोमेट की कुछ स्पीशीज़ मिलेंगी। वेल दिस इज क्रोमिक एसिड, ठीक है, ये हमारे पास डाइक्रोमिक एसिड है। H2CrO4, यहाँ पर या तो क्रोमिक एसिड प्रेजेंट होगा या हाइड्रोजन क्रोमेट प्रेजेंट होगा। मतलब अगर आप इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस देखो तो जस्ट एक प्रोटॉन की कमी से आपको एक और स्पीशी मिल रही है। यहाँ इन सब के अंदर क्रोमियम 6 ही है, आप फाइंड आउट कर सकते हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस तरह से ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हमें ये क्रोमेट का आयन मिल जाए जब ये क्रोमिक एसिड अपने मतलब डुअल डी प्रोटोनेशन करता है दोनों टाइम। इसी तरह से जो डाइक्रोमिक एसिड है, अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर ये एक दफ़ा डीप्रोटोनेशन करने से हाइड्रोजन डाइक्रोमेट बनाएगा और उसके बाद ये एक और हाइड्रोजन लूज करता है, तो ये आपको डाइक्रोमेट आयन की फॉर्मेशन करके दे देगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा चीज़ों को इमेजिन और करने की कोशिश करें कि जो क्रोमेट आयन है दिस वन, और अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पर है CrO4 और यहाँ पर था Cr2O7, तो इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, एक यहाँ से क्रोमियम कम हो गया है और यहाँ से 3 ऑक्सीजन कम हो गया। तो मतलब जब हमारे पास डाइक्रोमेट आयन में से क्रोमियम ट्राइऑक्साइड निकल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट आयन के अंदर। एक और एडिशन, मतलब एक और तरह से फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकती है कि जब कभी भी हम लोग क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड नहीं है सॉरी, ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, इसके अंदर जब आप वाटर डालते हो तो भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो ऑक्सीजन 4O4 हैं और 2 हाइड्रोजन हैं, तो अगर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लॉस कर दे अपने हाइड्रोजन का तो भी आपको ये स्पीशी जनरेट होकर मिल सकती है। Addition of water to chromium trioxide followed by deprotonation। तो ये जो 3 क्रोमेट की स्पीशीज़ हैं और 3 डाइक्रोमेट की स्पीशीज़ हैं, ये सिंपल क्या हैं, प्रोटोनेटेड फॉर्म्स हैं क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस की रिस्पेक्टिवली, और कुछ भी नहीं है। इन सब के अंदर डिफरेंस हाइड्रोजन का है, इन सब के अंदर डिफरेंस हाइड्रोजन का है, फाइन। अच्छा, अब इशू ये आता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग जो क्रोमियम यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर
ओवर ऑक्सीडेशन हो सकती है, मतलब जो आप अगर आप यूज़ कर रहे हो क्रोमियम का यूं ही सॉल्ट उठा के पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट की फॉर्म में, तो वो एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, वो अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनेंगे और एल्डिहाइड ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑक्सीडेशन को लेके, तो वो फ़ौरन से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक बना देंगे। फिर तो इनकी पावरफुल होने की वजह से ज़्यादातर जो क्रोमियम यूज़ होते हैं ये हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाते हैं। सेफ एंड साउंड क्यों है? क्योंकि कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो आपका रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एल्डिहाइड यूज़ करें तो यस ओवर ऑक्सीडेशन हो सकती है। इफ़ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज देन आपको थोड़ा ट्रिकी होना पड़ता है क्रोमियम के साथ, वो ट्रिक्स हम सीखते हैं। इसके अलावा ठीक, एक ट्रिक तो मॉडिफिकेशन आ गई, दूसरी ट्रिक ये हो सकती है कि आप डिस्टिल करते रहो अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, डिस्टिलेशन पता है ना, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस पे हम कंपाउंड्स को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो अगर ऐसी बात है तो ऑब्वियसली इसके लिए फिर आपको एक सेटअप चाहिए अच्छा सा, जिसके अंदर जैसे ही अल्कोहल से एल्डिहाइड बना तो एल्डिहाइड को आप फ़ौरन से रिएक्शन में से निकाल दो बाय डिस्टिलेशन। क्यों निकाल सकते हैं हम लोग? इस वजह से कि एल्डिहाइड का यूजली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स, तो एल्डिहाइड निकलते जाते हैं रिएक्शन में, पीछे अल्कोहल ही रहता जाता है और वो अल्कोहल फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, वो एल्डिहाइड फिर आप रिएक्शन से निकाल दोगे, तो मतलब एल्डिहाइड को टाइम नहीं मिल रहा स्पेंड करने के लिए क्रोमियम के साथ, उस वजह से क्रोमियम उसकी ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। फाइन। अच्छा, अगर हम लोग साइक्लिक कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करवाना चाहें तो जो कीटोन होते हैं अपने सिक्स के अंदर, या आप जितने भी पढ़ोगे वो सब सिक्स के अंदर है, क्रोमियम सिक्स रिएजेंट्स को अगर हम कीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर्स के अंदर, तो आपको बहुत से मिक्सचर्स मिल सकते हैं, बहुत कुछ रिएक्शन के अंदर हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल भी मिल सकते हैं प्रोडक्ट्स, तो मतलब इतने साइड रिएक्शंस होंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी डिज़ायर्ड वन, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम आनी है, उसकी यील्ड बहुत कम आनी है। लेकिन अगर हम लोग साइक्लिक कीटोन्स को यूज़ करें तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी यील्ड में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है, और अभी हम लोग ये बात करें कि साइक्लिक कीटोन्स एक्सेप्शन है, और वो भी तब जब आप इसके अंदर हाई टेम्परेचर यूज़ करते हो, और रिएजेंट को भी देख लो, डायरेक्ट आप यूज़ कर रहे हो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, हाइड्रस कंडीशन दे रहे हो, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दोनों, और ब्रेक होके ये आपको कन्वर्ट करके दे रहा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। फाइन। इससे मिलती जुलती एक अब जो क्रोमियम को हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए जो हमने मॉडिफिकेशन वाली बात की थी कि आप क्रोमियम को स्लाइटली मॉडिफाई कर दो, तो ये आप देखो कि जॉन्स रिएजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट है, स्टैटिड रिएजेंट है, पीडीसी है, डिफरेंट तरह के फिर फर्दर हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की हुई है, तो उसके अंदर एक टाइप आ जाती है जॉन्स रिएजेंट की। अब जॉन्स रिएजेंट या जॉन्स ऑक्सीडेशन क्या होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्रोमियम ओवर ऑक्सीडेशन कॉज करवा सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स की, एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा बल्कि कार्बोक्सिलिक पे करेगा। ठीक है, तो इस वजह से एक थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस करके हमने एक नया रिएजेंट बना दिया जिसको हम लोग जॉन्स कहते हैं। क्रोमियम 6 ही इसके अंदर यूज़ हो रहा होता है लेकिन इन स्लाइटली डिफरेंट वे। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि साइक्लिक ए साइक्लिक कीटोन्स जो होते हैं वो थोड़े से स्टेबल होते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन को लेके। फाइन। अभी हमने पर भी देखा कि वो बहुत मिक्सचर दे देता है, तो हम क्या काम करते हैं कि इस जो क्रोमियम का मिक्सचर होगा उसके अंदर हम लोग एसीटोन को डाल देते हैं। एसीटोन को हम यूज़ कर रहे हैं रिएजेंट बनाने के लिए, और वहाँ पे जो प्रेजेंट है क्रोमियम वो एसीटोन को कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब है कि ए साइक्लिक कीटोन की इतनी अच्छी आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होती है। अब जब आप इसका कीटोन के साथ एक मिक्सचर यूज़ कर लेते हो तो हम इसको कहते हैं नाउ दिस हैज़ बिकम द जॉन्स रिएजेंट। इन रिएक्शंस के अंदर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर मिक्सचर को उठा के, या हमने एक मिक्सचर से जो तैयार किया हुआ है इसको या आप स्लोली एसीटोन में डालते हो, ठीक है, और एसीटोन के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्कोहल। तो इन शॉर्ट आपने अल्कोहल लिया, अपना अल्कोहल के अंदर आपने डाइल्यूशन के लिए एसीटोन डाला, और उसके बाद आपने ये सारा मिक्सचर उठा के उस सोल्यूशन के अंदर मिक्स कर दिया। एक बात ये हो सकती है।
दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास ये जो क्रोमियम सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर है, इसके अंदर आप पहले इसको डाइल्यूट करो एसीटोन से और फिर थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर अल्कोहल्स डालते जाओ अगर आप ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हो। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर मिक्सचर को जब एसीटोन के साथ यूज़ किया जाता है तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ द जॉन्स रिएजेंट। और जॉन्स रिएजेंट जो ऑक्सीडेशन कॉज करवाएगा इसको हम लोग कहेंगे ये है जॉन्स ऑक्सीडेशन। अब जॉन्स ऑक्सीडेशन के अंदर फ़ायदा नुकसान क्या है, मतलब क्यों हम लोग बना रहे हैं। तो एक तो ये कि बीइंग स्टेबल टू ऑक्सीडेशन, एसीटोन स्टेबल रहते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो एसीटोन को यूज़ करने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, एसीटोन को यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम लोग कोई बहुत बड़े मॉलिक्यूलर साइज़ के अल्कोहल यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो वैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के मिक्सचर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप अंडू क्यों नहीं हो रहा भाई, अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर एसीटोन डालोगे तो अब फ़ायदा ये हो जाएगा कि एसीटोन का आपको पता है कि पोलर नॉन पोलर दोनों कैरेक्टर रखता है ये, तो ये अपने अंदर जो नॉन पोलर पार्ट होगा हाई मॉलिक्यूलर मास वाला अल्कोहल्स का, उनको अपने अंदर अच्छे से डिज़ोल्व कर लेगा, तो मतलब एक अच्छी सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन अच्छी होगी। और दूसरी बात ये कि एसीटोन को फिर रिएक्शन मिक्सचर में से रिमूव करना भी बहुत आसान है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत कम होता है, 56 के करीब होता है वैसे, लेकिन ये इवन इतना ज़्यादा कम होता है कि अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखें तो ये एवापोरेट हो जाता है। अब जॉन्स की अच्छी और बुरी बात क्या है, यहाँ पर देखें अगर तो आप फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड था, इस एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पर सिंपली तो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड को इसने सिंपली कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक के अंदर। तो जॉन्स का ये फंक्शन होता है कि अदरवाइज तो ये प्राइमरी अल्कोहल्स को वाकई कार्बोक्सिलिक लेवल तक लेकर जाता है, लेकिन अगर वही प्राइमरी अल्कोहल आपका किसी एलिलिक पार्ट का सिस्टम बन जाए तो उस केस के अंदर फिर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है एट एल्डिहाइड स्टेज, फिर ये कार्बोक्सिलिक के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। एक सेकेंड, ये बात जो मैं कर रही हूँ इससे रेलिवेंट जॉन्स 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 एक्चुअली यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स थी जो मैं अब आपको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन अगर वो मुझे मिल जाए तो ये आ गया जॉन्स रिएजेंट है, इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर गिवन है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये पीसीसी है भाई, अब मिलेगा नहीं। कॉलिंस एग्जाम्पल जॉन्स, हियर इज जॉन। अच्छा तो जॉन्स के बारे में कोई और अच्छी बात, ऑक्सीडेशन प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की दैट डू नॉट कंटेन एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अच्छा यहाँ पर देखें एग्जांपल में आपको सिंपल प्राइमरी अल्कोहल गिवन था, आपने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस ले लिया और उसके अंदर ये एसीटोन सारा रोल प्ले कर रहा है, एसीटोन डालने से ये बन गया है जॉन्स, प्राइमरी अल्कोहल को उसने कन्वर्ट कर दिया है कार्बोक्सिलिक के अंदर। इसी तरह से अगर आपके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल था तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम लोग इसके साथ यूज़ करेंगे तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन्स के अंदर। हाँ यस ये वो बात थी जो मैं बताना चाह रही थी, लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन प्राइमरी एलिलिक या बेंजिलिक अल्कोहल की करवा रहे हो तो फिर यहाँ पर देखें ये प्राइमरी अल्कोहल ही है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल ही है, लेकिन इन प्राइमरी अल्कोहल की नेचर क्या है, ये बेंजिलिक है और ये प्राइमरी के अंदर एलिलिक है। बेंजिलिक वाला कौन सा होता है, जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो CH2 ग्रुप अटैच्ड हो उसके साथ कुछ भी अटैच्ड हो तो हम उसको बेंजिलिक पोजीशन कहते हैं, तो ये बेंजिल अल्कोहल है, ठीक है, ये इसकी बेंजिलिक पोजीशन है। और इस वाले केस के अंदर देखें sp2 कार्बन के साथ sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के साथ है OH। तो ये वाली जो पोजीशन होती है जब कोई sp3 sp2 के साथ अटैच्ड हो तो इस पोजीशन को हम लोग एलिलिक पोजीशन कहते हैं, एलाइल बॉन्ड है ये। तो चाहे बेंजिलिक हो या चाहे एलिलिक बॉन्ड हो, इन दोनों के अंदर जब हम लोग जॉन्स को यूज़ करते हैं तो ये प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक तक नहीं लेके जाता बल्कि रिएक्शन वुड स्टॉप एट एल्डिहाइड, ये जॉन्स की स्पेशलिटी है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब है कि ये सेलेक्टिवली कर सकता है एल्डिहाइड की फॉर्मेशन भी। ओके
और सेकेंड रिएजेंट अब हम लोग कौन सा देख सकते हैं। अच्छा, ये कैसे करते हैं थोड़ी देर में मैकेनिज्म आ जाएगा, उसमें आप लोग देख लेना। एक और मॉडिफाइड फॉर्म हम क्रोमियम की यूज़ करते हैं, क्रोमियम 6 की, और वो कौन सी होती है, वो थोड़ा सा वीकर होता है देन जॉन्स रिएजेंट, और उसके अंदर हम लोग एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देते हैं कार्बोक्सिलिक बनाए बगैर। मतलब जॉन्स के अंदर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जॉन्स के अंदर कंट्रोल करने के लिए यू वुड नीड इधर अ बेंजिलिक और एलिलिक अल्कोहल। लेकिन अगर आपके पास प्लेन प्राइमरी हैं तो फिर यू कैन नॉट स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज। तो एल्डिहाइड पर रोकने के लिए फिर हम लोग स्लाइटली वीकर रिएजेंट्स बनाते हैं। उसके अंदर एक एग्जांपल आ जाती है पीसीसी की, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये है, मतलब ये आपने पिरिडीन लिया और इसके ऊपर हाइड्रोजन, तो ये बन गया पिरिडीनियम। इसी तरह से जो क्रोमेट था इसके अंदर हम लोगों ने Cl अटैच कर दिया है, तो ये बन गया है क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी हम इसको कहते हैं। इस तरह से एक और रिएजेंट है जिसको हम कहते हैं पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे आपने 2 पिरिडीनियम लिए हुए हैं और डाइक्रोमेट के साथ है। और स्टिल एक और रिएजेंट है सिग्नेचर का वीकर सा, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडीन, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और पिरिडीन। तो जब हम लोग इनको यूज़ करेंगे तो ये आपके प्राइमरी अल्कोहल्स को भी एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। एग्जांपल, अगर आप ले रहे हो 1 हेप्टानोल, दिस इज़ योर हेप्टानोल, और अगर आपने इसको पीसीसी के साथ यूज़ करवा रहे हो तो ये आपको हेप्टानल की फॉर्मेशन करके देगा। ये साथ में आपने इन सॉल्वेंट्स के ऊपर भी तवज्जो देनी है। पीसीसी आप यूज़ कर रहे हो डीसीएम में, डाइक्लोरोमीथेन के अंदर। ये डाइक्लोरोमीथेन है, सिंपल वर्ड्स में हम इसको डीसीएम कहते हैं। अच्छा, तो इन पिरिडीन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अगर आपने कन्वर्ट करना हो सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन में, तो तब हम लोग यूज़ करते हैं जब अदरवाइज़ अगर हमने कोई एसिडिक कंडीशन यूज़ कर दी तो बाकी का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो एसिडिक कंडीशन को लेके प्रोन है, ससेप्टेबल है, लाइबल है, वीक है, मतलब आपने उस एसिड से बचाना है। तो उसके लिए आपको पता है कि पिरिडीन की इटसेल्फ नेचर बेसिक होती है, तो हम स्लाइटली उसको डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आप इस तरह से रिएक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन एलिलिक अल्कोहल्स का तस्करा है कि माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 2 के पीसीसी, लेकिन अगर उससे लेकिन फिर भी हम लोग जॉन्स रिएजेंट को यूज़ अगर कर रहे हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स को, एलिलिक अल्कोहल्स को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स पे कन्वर्ट कर देते हैं। इसके रीज़न ये है कि कंजुगेशन की वजह से ये जो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना रहे हो उसके अंदर जो कंजुगेशन है ये एल्डिहाइडिक बॉन्ड को वीक कर देता है कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज एल्डिहाइड अच्छे होते हैं ऑक्सीडेशन को लेकर। ये अगेन आपको एक एलिलिक अल्कोहल की एग्जांपल गिवन है, जॉन्स के साथ आपने इसको ट्रीट करवाया तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे क्रोमियम 6 की ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म गिवन है। तो मैकेनिज्म के अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि जब आप क्रोमियम 6 को यूज़ कर रहे होते हो इन ईदर फॉर्म सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी में भी, तो जनरल मैकेनिज्म अगर हम देखें तो उसके अंदर आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स सा मिक्सचर बन जाता है जिसके अंदर क्रोमियम आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन लेवल्स के ऊपर मिल रहा होता है। तो एग्जांपल के तौर पे ये इसकी डिटेल है, लेकिन अगर आप 1 स्टेप के अंदर देख रहे हो ओवरऑल रिएक्शन, आपने कोई भी अल्कोहल लिया है प्राइमरी और यहाँ पे क्रोमियम 6 का सॉल्ट यूज़ किया है, वो 6 कन्वर्ट होकर 3 के अंदर रिड्यूस हो रहा है और आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बोनिल पार्ट के अंदर। नॉट डिपेंडिंग ये आर की नेचर क्या है, ये एसिड दे रहा है या एल्डिहाइड दे रहा है। लेकिन जो सब प्रोसेस के अंदर इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं उसके अंदर आपको क्या कुछ मिल सकता है। इट माइट बी पॉसिबल कि अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया कार्बोनिल के अंदर और जो क्रोमियम 6 था ये क्रोमियम 4 के अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अब अभी तक हम कह रहे हैं कि क्रोमियम 3 में जा रहा होता है, लेकिन क्रोमियम 4 में भी जा सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो क्रोमियम 4 अगर प्रेजेंट है फिर और अल्कोहल्स
कन्वर्ट हो रहे हैं रेडिकल अल्कोहल के अंदर, तो इस केस के अंदर वो 4 से 3 में भी जा सकता है। फिर जो आपका रेडिकल जनरेट हुआ वो कन्वर्ट होगा कीटो कार्बोनिल के अंदर, और माइट बी क्रोमियम 6 कैन बी कन्वर्टेड टू क्रोमियम 5। इसी तरह से क्रोमियम 5 भी ऑक्सीडाइज करवा सकता है इस फॉर्म के अंदर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजर कंपाउंड या मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है हमें वो क्रोमियम 6 टू क्रोमियम 3 होती है, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप यहाँ पर देखो तो 6 से वो 4 में भी गया है और 4 से फिर वो 3 में ही गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन होना वही होता है कि क्रोमियम 6 फाइनली क्रोमियम 3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा और आपको ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी, तो उस वजह से हम इस पर फोकस रखते हैं। तो यहाँ पर जो माइंड में रखने की बात है वो ये है कि क्या क्रोमियम 6 से 3 ही में जाता है और कोई स्टेज ऐसी नहीं है जिसमें ये कन्वर्ट हो सके, तो उसके लिए आंसर ये कि क्रोमियम डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट इसकी कन्वर्जन होगी वो फाइनल रिजल्ट्स में ओवरऑल आपको 6 to 3 ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखें इसका मैकेनिज्म गिवन है। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्रोमियम 6 रिएजेंट पहले आपको एक क्रोमेट एस्टर बना के दे देता है, और उस एस्टर के बाद फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और फाइनली आपको कार्बोनिल कंपाउंड रिलीज होके मिल जाता है। यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, अल्कोहल्स, अल्कोहल के साथ आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया क्रोमिक एसिड, फॉर एग्जांपल क्रोमियम 6 सॉल्ट, तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट करके दे रहा है क्रोमेट एस्टर। ठीक है, ये ऑक्सीजन का क्रोमियम के साथ एक नया बॉन्ड बन रहा है, यहाँ का OH और इसका H वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपको मिल गया क्रोमेट एस्टर। नाउ दिस क्रोमेट एस्टर वुड अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन और आपको यहाँ पर वापस ये क्रोमस एसिड मिलेगा, H2CrO3 और आपका कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये ओवरऑल इसका मैकेनिज्म है, इसकी डिटेल्स भी नीचे गिवन है आई थिंक। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म इन डिटेल थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि किस तरह से ओवरऑल क्रोमेट एस्टर बनता है एंड फाइनली आपको प्रोडक्ट रिलीज करके दे देता है। यहाँ देखिए अल्कोहल और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल क्रोमिक एसिड। नाउ अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, बल्कि हम इसको एज अ लुइस एसिड, इसको लुइस एक्सक्यूज मी लुइस बेस भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर रहा है क्रोमियम को, क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो उसके पास दो ऑप्शन है कि ये क्योंकि दो पाई बॉन्ड्स हैं तो एक किसी पाई बॉन्ड को ओपन कर देगा, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर रिजाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस स्टेप के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये ऑक्सीजन का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाना है क्रोमियम के साथ। ऑक्सीजन ने क्योंकि डोनेट कर दी इलेक्ट्रॉन पेयर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से जो क्रोमियम और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पर रेस्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इस किस्म का आपको एक स्पीशीज जनरेट होकर मिल जाएगी। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हो सकता है कि जो आपने ये O नेगेटिव बनाया है इसको चाहिए एक अदद प्रोटॉन, और जो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन सिस्टम में से रिमूव होगा। अब इसका जो रिमूवल है उसको असिस्ट कर रहा है ये ऑक्सीजन O नेगेटिव ने अटैक किया इसके ऊपर, इसको एज अ प्रोटॉन पिक कर लिया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए वापस ऑक्सीजन को, तो हमें इस किस्म का एक एस्टर मोइटी नज़र आएगी। नाउ अब फर्दर क्या होना है जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि फाइनली आपको ये हेयर इटसेल्फ अभी क्रोमिक एस्टर की फॉर्मेशन नहीं हुई है, ये बिटवीन है अभी, फर्दर इसने रीअरेंज होना है, फर्दर कुछ बॉन्ड्स ने ब्रेक होना है, फिर आपको एस्टर फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो देखें कैसे हो सकती है। यहाँ पर हम लोग दो OH 3 OH को स्टडी कर रही हैं। आपको ये बात पता है कि जब कभी भी इस तरह से
एक ही किसी स्पेशल के ऊपर दो OH बॉन्ड लगे हों तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर वाटर रिमूवल होता है। कैसे हो सकता है? ये OH प्रोटोनेट होके, हम ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो OH था इसने अगेन प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन लेने के बाद ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और फिर एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और जो प्रोटॉन ले रहा है तो ये वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन पे, रिजाइड करेंगे एज अ ओ नेगेटिव, एंड देन ओ नेगेटिव अटैक कर रहा है वापस क्रोमियम पे और यहाँ से ये लीव आउट हो जाएगा। ठीक है, यू कैन विजुलाइज थिंग इन योर ओन वे, लेकिन एक तरीका ये सिंपल हम लोग बजाय इसके कि पहले इसको हम OH2 पॉजिटिव लिखें, इसको O नेगेटिव लिखें, फिर उस O नेगेटिव को क्रोमियम पे शिफ्ट करवाएं और फिर ये बॉन्ड ब्रेक करें, तो हम इन दो स्टेप्स को एक स्टेप के अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं। और देन ये एरो पुशिंग आपको बता रही है OH H2 निकलेगा H2O, और पीछे अब आपको जो चीज़ स्पेशली मिल रही है दैट वुड बी क्रोमिक एस्टर। ओके, अभी तो ये जो एस्टर फॉर्मेशन हुई है दिस इज़ नॉट आवर अल्टीमेट प्रोडक्ट, राइट? तो प्रोडक्ट तो अभी भी रिलीज़ होगा और क्रोमियम 6 से 3 में जाना है, एंड अल्कोहल के साथ भी कुछ होना है। अभी तक तो अल्कोहल का O स्टक हुआ हुआ है इस क्रोमियम के साथ। तो इस पॉइंट पे आकर जो अगर हम कोई बेस सिस्टम के अंदर एनाइन बन रहा है कुछ भी ऐसी स्पेशी, तो वो एक्ट करेगी एज अ बेस। वो आके क्या काम करेगी, जो अल्कोहल, यहाँ पर एक बात और देखें, उसने आके क्या काम करना है कि जो आपका इस पोर्शन के अंदर हाइड्रोजन था, अल्फा हाइड्रोजन, उसको आके बेस पिक कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट कर रही है। तो इस वजह से हम लोग ये बात कहते हैं ना कि जो अल्कोहल टर्शरी नेचर के होते हैं वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। यू नाउ कैन इमेजिन क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो बेस आके पिक नहीं कर सकती उनको। तो खैर, ये इस वाले केस के अंदर हमने इमेजिन किया हुआ है, लेट्स से ये आपका कोई सेकेंडरी अल्कोहल है माइट बी, तो बेस आके इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे रिजाइड करेंगे, देन कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करता है। तो हम इस शिफ्टिंग को भी एक ही एरो पुश से शो करते हैं कि ये जो प्रोटॉन जब एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में आप शिफ्ट करवा रहे होते हो, मतलब कि यहाँ पर आप डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवा रहे होते हो। ऑक्सीजन के पास वैलेंसी ज़्यादा हो रही है तो वो अपना बॉन्ड तोड़ देगा क्रोमियम के ऊपर, एंड देन क्रोमियम अपना पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ब्रेक करेगा, तो आपको एक किस किस्म का एनाइन मिल जाएगा। फाइन, ओके, अब बेस प्रोटोनेट हो चुकी है और क्रोमियम के अंदर आप देख रहे हो कि जो हमें ये सॉर्ट ऑफ एनाइनिक स्पीशी मिल रही है, ये आके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी और हमें क्रोमस एसिड की फॉर्मेशन दे देगी H2CrO3। तो ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और जगह लेके जाना चाह रही हूँ कि हाँ, जस्ट वेट, हाँ 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 हाँ, यहाँ एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है इसको आप डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर पाते हो, मतलब हम डायरेक्टली क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लें और उससे काम चला लें, क्यों नहीं हम चला पाते हैं, क्यों हमें इतने रिएजेंट्स की, इतने सॉल्ट्स की ज़रूरत पड़ रही होती है? तो इसकी एक रीज़न ये है कि ये है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इट्सेल्फ, लेकिन इसका इशू ये है कि अगर हम लोग इसको किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जब आप रिएक्शन करवा रहे होते हो, आपने डिज़ोल्व करना है, तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि ये एक्सप्लोड कर जाए, ब्लास्ट कर जाता है ये, और इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वाटर के अंदर ये फ़ौरन से क्रोमिक एसिड और एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, फ्रॉम विच सॉल्ट सच एज सोडियम डाइक्रोमेट कमर्शली अवेलेबल होते हैं। उसका मतलब है कि जो आप सॉल्ट ले रहे हो, ये भी हमने पहले भी है ये स्टडी किया था कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ही आप लेते हो, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेते हो, वाटर यूज़ कर लेते हो, लेकिन द थिंग इज दिस कि वाई नॉट क्रोमियम ट्राईऑक्साइड डायरेक्टली, ठीक है, उसका ये रीज़न है। इसके अलावा मैं आपको एक और दुनिया में लेकर जाती हूँ जो कि है इसी जैसा एक मिलता जुलता सेरिट रिएजेंट। सेरिट रिएजेंट को ज़रा गौर से देखने की कोशिश करें, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपको किसी एक चीज़ की कमी नज़र आ रही होगी,
कि ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है पीसीसी के साथ। फाइन, मिलता जुलता है ना पीडीसी और पीसीसी के साथ। अब ये सेरेट रिएजेंट क्या होता है? बेसिकली जब हम लोग क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को ऐड करते हैं एक्सेस ऑफ पिरिडीन में, तो ये इंतहाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और हमें इस किस्म का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ दो पिरिडीन के मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसको हम लोग सेरेट रिएजेंट कहते हैं। अब सेरेट रिएजेंट जो है ये प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इसकी अच्छी बात यह कि यहाँ पर इसके लिए आपको नॉन एक्वस कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो फिर हम सेरेट को क्यों नहीं यूज़ करते हैं इतना ज़्यादा? तो सेरेट को हम तब नहीं यूज़ करते हैं कि ये इट्स सेल्फ बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इस वजह से इस रिएजेंट को ड्राई फॉर्म के अंदर यूँ बनाना और इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पिरिडीन को एज अ सॉल्वेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेस हमने पिरिडीन लिया हुआ था, तो फिर अगर आपका कोई ऐसा सबस्ट्रेट है जो बेस सेंसिटिव है तो भी हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। फाइन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि बेस है तो वो बेस उसकी डिप्रोटोनेशन वगैरह कॉज करवा सकती है, और जो टारगेट आप अचीव करना चाह रहे हो माइट भी वो अचीव ना हो, राइट। और फिर जो ये सेरेट रिएजेंट होता है ना, इसको हल ये किया जाता है कि इससे हम लोग सेरेट रिएजेंट से हम कॉलिन्स रिएजेंट बना लेते हैं। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? जब कभी भी आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडीन कॉम्प्लेक्स जो है, जब हम इसको अच्छे से डाइल्यूट करते हैं डीसीएम में, डाइक्लोरोमीथेन के अंदर, अब जो आपको रिएजेंट मिलता है वो कॉलिन्स रिएजेंट होता है। ये ज़्यादा कन्वीनियंट है ऑक्सीडेशन को लेके, आसान है बनाना, ब्रॉड इसका स्कोप होता है कॉलिन्स का। ठीक है, तो जब कभी भी आपको डीसीएम नज़र आए विद दिस वन, तो इसका मतलब है कि ये कॉलिन्स रिएजेंट है। अच्छा अच्छा, ये सॉल्वेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको विद इन अ वाइल ये हम लोग थोड़े से रिएजेंट्स को देख लें, फिर मैं आपको उसकी एग्जांपल्स, आई होप मैंने देखी भी हैं, मुझे कोई एग्जांपल्स मिल जाएं तो कि कैसे सॉल्वेंट चेंज करने से इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक, सेरेट हो गया, कॉलिन्स हो गया, और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड क्यों नहीं डायरेक्टली यूज़ हो सकता, ये हमने स्टडी किया फर्दर। अब कॉलिन्स के बारे में अगर आप मज़ीद पढ़ना चाह रहे हो तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिथाइलिन क्लोराइड सॉल्वेंट स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट के अंदर पिरिडीन कॉलिन्स रिएजेंट को कम बेसिक बना देती है, क्योंकि डाइल्यूशन हो गई है, तो उसका मतलब है कि बेस सेंसिटिव स्पीशीज़ के साथ अब कॉलिन चल जाएगा। ओके, as a Collins reagent does not contain water and it is not as hygroscopic as the Saret reagent. फाइन, तो इस वजह से इसको थोड़ा कन्वीनियंट भी है यूज़ करना, और प्राइमरी अल्कोहल्स को ये एल्डिहाइड तक रोकता है। अगर वाटर होगा तो आपको ओवर ऑक्सीडेशन मिलेगी, अगर वाटर नहीं है सिस्टम में प्योरली तो देन आपको एल्डिहाइड ही मिलेंगे अल्कोहल से, फिर आपको कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन नहीं मिलती है। फाइन, ओके। जॉन्स रिएजेंट के बारे में आपने नाम सुना थोड़ी देर पहले, तो अब जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? जॉनस कुछ पढ़ रहे होते हैं, हम कुछ जॉन्स पढ़ रहे होते हैं, बट आई थिंक सो जॉनस कुछ इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा है, इट शुड बी जॉन्स रिएजेंट। जॉनस क्यों कह रही हूँ, जो वीडियो शेयर करूँगी उसके अंदर वो बंदा जॉनस जॉनस कह रहा था, बट मुझे अच्छा नहीं लगा इसका नाम यूँ बिगाड़ना। खैर एनीवे, अगर हम लोग सोल्यूशन लेते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो वो सेफली यूज़ हो सकता है ऑक्सीडेशन के लिए, तब अगर आप उसको एसीटोन ढेर सा डाल दो। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि क्रोमियम जो होता है वो ए साइक्लिक कीटोन्स को लेके इतना ज़्यादा मतलब वो उसको लेके इतने प्रोन नहीं होते कि ऑक्सीडेशन कर दें, तभी हम इसको एज अ सॉल्वेंट बेस में यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो जॉन्स का भी यही था कि एल्डिहाइड को 2 कार्बोक्सिलिक लेवल तक ले जाता है, लेकिन बेंजिलिक और एलिलिक अल्कोहल्स होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाती है एट एल्डिहाइड लेवल। अच्छा, यहाँ पर ना इस वाली आई ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ, और जिन स्टूडेंट्स को होता है कि हमें नहीं पता चल रहा कि हम कौन सा ऐड करें कौन सा स्किप करें, तो वो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लिया करें भाई। अच्छा, जॉन्स रिएजेंट फाइन, देख सकते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड aqueous sulfuric acid in acetone, this is John's, and it is oxidizing your alcohol to carboxylic.
इसी तरह से अगर तो सेकेंडरी होगा तो कीटोन्स। लेकिन अगर तो ये मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने डिस्क्राइब किया, थोड़े से स्टेप्स आगे पीछे होते हैं। कुछ जो मैंने आपको फाइल से बताया उसके अंदर डिटेल थी, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन तक को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ, इसमें डायरेक्ट है। तो आई मीन ना ये गलत है ना वो गलत है, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है यू कैन फॉलो दैट। ओके ओके ओके। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि एल्डिहाइड हाइड्रेट्स बना लेते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो अगर वाटर होगा तो फिर फर्दर कार्बोक्सिलिक की तरफ चला जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड्स अगर होंगे तो वो हाइड्रेट बनाते हैं। ये वाला हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था। बेंजिलिक पोजीशन से कोई कार्बोक्सिलिक नहीं बन रहा है, जस्ट आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। एलिलिक पोजीशन पे अल्कोहल है, एलिलिक अल्कोहल्स हैं तो भी एल्डिहाइड बन रहा है। तो पीसीसी और पीडीसी को अगर हम लोग देखें तो वो हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको एसिडिक कंडीशंस नहीं चाहिए होती हैं, राइट। ओके, यहाँ पर देखें जॉन्स का अगेन आपको मिल रहा है, कीटोन्स मिल रहे हैं फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ प्राइमरी थे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके वाटर की प्रेजेंस में आपको दे देते हैं कार्बोक्सिलिक। इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यहाँ पर भी आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है और वो सेकेंडरी अल्कोहल सिंपली ऑक्सीडाइज होके आपको कीटोन दे देता है। जॉन्स रिएजेंट लिखा हुआ है ऊपर, अगर ना भी लिखा हो तो जस्ट आपने ये तीन चीज़ें देखनी है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड और एसीटोन। ओके, मैग्नीज हम लोग आज नहीं डिस्कस करें, मैं पीसीसी और पीडीसी को देखना चाह रही थी। उसकी यहाँ पर अगर कोई एग्जांपल हैं कि वो रिएक्शन स्टॉप कर देता है एल्डिहाइड स्टेज तक। दिस इज द कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट के बारे में अभी तक हम लोगों ने ये कहा था कि जब हम लोग सेरेंट रिएजेंट को मिक्स कर देते हैं एक्सेस डीसीएम के अंदर तो वो आपका कन्वर्ट होके बना देता है अब कॉलिन्स रिएजेंट। तो कॉलिन्स रिएजेंट के अंदर ये सॉल्वेंट बहुत रोल प्ले करता है। कैसे, यहाँ पर देखो, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हैं तो इसने इसको सिलेक्टिवली रिड्यूस किया है, सॉरी ऑक्सीडाइज, सॉरी बहुत बड़ा ब्लंडर है, ऑक्सीडाइज किया है और आपको एल्डिहाइड बना के दे दी है। फाइन, ये चीज़ आपको कोई और रिएजेंट नहीं देता है। अब अगर हम लोगों ने इसको यूज़ करना हो तो आपने बहुत सी एक्सेस लेनी होती है, तकरीबन 6 फोल्ड एक्सेस हमने लेना होता है ताकि रिएक्शन को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर एक्चुअली इनकी कहीं प्रिपरेशन भी गिवन है, वो आप लोग देख लीजिएगा। जस्ट एक छोटा सा मेथड गिवन होगा यहाँ। ये हमें गिवन है एक प्राइमरी अल्कोहल और इसके लिए हमने कॉलिन्स को यूज़ किया है तो उसने एल्डिहाइड पे एंड किया है। इसी तरह से यहाँ पर देखो आपको एक एलिलिक अल्कोहल गिवन है और यहाँ पर आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है, तो ये इसको भी कन्वर्ट कर रहा है कीटोनिक पार्ट के अंदर और इसको कन्वर्ट करके दे रहा है। वंस अगेन यहाँ पर तो ये दोनों सेकेंडरी हैं तो कीटोन्स की ही फॉर्मेशन होगी। डीएमएफ के अंदर थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो जाती है। डीएमएफ कहाँ से डीएमएफ आएगा, ये आ गया डीएमएफ। पीसीसी वगैरह अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पीडीसी यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग मिथाइलिन क्लोराइड के अंदर लेंगे तो ये प्राइमरी को और सेकेंडरी अल्कोहल्स को उसी तरह से ट्रीट कर रहा होता है जैसे पीसीसी कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डीएमएफ सोल्यूशन यूज़ कर लेते तो फिर ये प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक तक ले जाता है। और ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं पिरिडीनियम बेस्ड जो सॉल्ट है, पीडीसी है, पिरिडीनियम क्रोमेट। फाइन, इसके अंदर इसका ये स्ट्रक्चर है पीडीसी। यहाँ पे अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होंगे तो पीडीसी एंड डीसीएम ये उसको ऑक्सीडाइज करके लेकर आता है एल्डिहाइड लेवल तक। और अगर आप डीएमएफ यूज़ कर रहे हो तो फिर इसने लेके जाना है कार्बोक्सिलिक तक, ठीक है। पीडीसी और पीसीसी में क्या कंपैरिजन है, पीडीसी थोड़ा कम एसिडिक है देन पीसीसी, क्योंकि यहाँ पर आपको दो ये पिरिडीनियम नज़र आ रहे हैं, पीसीसी के अंदर एक पिरिडीनियम नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है।
अल्कोहल हो अगर आपके पास प्राइमरी, आप पीडीसी यूज़ करो, एनडीसीएम तो आपको एल्डिहाइड देगा, आप पीडीसी यूज़ करो एनडीएमएफ तो वो आपको कार्बोक्सिलिक देगा। इसी तरह से यहाँ पर प्राइमरी है डीसीएम यूज़ हुआ हुआ है विद पीडीसी तो ये आपको मतलब कि सेलेक्टिव एल्डिहाइड तक लेकर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहे हैं लेकिन डीएमएफ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो ये आज का आपका सारा लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने क्रोमियम सॉल्ट्स को डिस्कस किया कि पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट ले सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, क्रोमियम के कितने रिएजेंट्स हो सकते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, कॉलिन्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, सैरिट क्यों यूज़ होता है, क्यों यूज़ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम लोगों ने जॉन्स को देखा, फिर हमने पीसीसी देखा, फिर हमने पीडीसी देखा, फिर हमने पीडीसी को डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर स्टडी किया है। तो इसके बारे में ये जो भी एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा एंड फिर भी कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो यू कैन आस्क मी।